हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 रिवीजन कर रहे थे। उसका 50% टॉपिक मैं कंप्लीट कर दिया था। आगे उसी लेक्चर को आगे ले चलते हैं। क्लियर? तो मैं आपको लेनिन के बारे में बताया था कि लेनिन ने एक पार्टी इस्टेब्लिश किया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में। और वो इस जार निकोलस सेकंड यानी मोनार्की के खिलाफ एक प्रकार की आवाज़ उठाया। लेकिन इस पार्टी के दो मेंबर रहे हैं, एक मार्टो थे और एक लेनिन थे। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा 1903 तक ऐसा लगने लगा कि लेनिन जो लीड कर रहा था इस पार्टी को, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिटेक्टरशिप आ गई थी। मतलब उसकी सोच थोड़ी अलग हो गई थी और वैसी सोच मार्टो जी नहीं रखते थे। मार्टो का कहना था भैया यहाँ एक डेमोक्रेसी कंट्री हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, जार को ख़त्म करेंगे जार निकोलस के, और यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन लेनिन कहता था अभी डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले पावरफुल हो जाएं। जब हम लोग में पावर आ जाएगा, अपने रशियन को हम लोग बेहतर तरीके से बना लेंगे, उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि अभी जार निकोलस से हम लोग छुट्टी पाएंगे और तुरंत डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर लेंगे तो वो जो नेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की दोनों की अलग अलग थिंकिंग हो गई, और अलग अलग थिंकिंग होने की वजह से जो RSDC पार्टी थी ये 1903 तक दो पार्ट में टूट गई। एक को कहते हैं बोल्शेविक और दूसरे को कहते हैं मेंशेविक। क्लियर? तो जो बोल्शेविक वाला यानी लेनिन वाला जो था ये मेजॉरिटी में थे, बहुत ज़्यादा ये इनकी संख्या थी, जबकि मेंशेविक माइनॉरिटी में थे। आपके 1903 तक की स्टोरी मैं यहीं रोक रहा हूँ और आगे समझता हूँ कुछ और पॉइंट को। क्लियर? इधर आपको पता होना चाहिए रसिया में एक अलग प्रकार का कैलेंडर चलता था जिसे हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं, और बाकी यूरोप के अन्य राष्ट्रों में ग्रोगियन कैलेंडर चलता था। ग्रोगियन आज भी चलते हैं, आप देखते हैं इसमें ग्रोगियन कैलेंडर ही चलता है। तो ये क्या होता है, 1 फरवरी 1988 रसिया एक्सेप्ट ग्रोगियन। 1988 में क्या करता है, ग्रोगियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लेता है। जो ग्रोगियन कैलेंडर होता है ये जूलियन से 30 दिन ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इसीलिए जो यहाँ फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, सच तो ये है कि वो मार्च में हुआ, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ वो नवंबर में हुआ, लेकिन वो जूलियन था तो इसको पीछे करके हम लोग ग्रोगियन करते हैं। मतलब फरवरी रेवोल्यूशन अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। कहाँ से आप रशियन रेवोल्यूशन देखते हैं 1903। अब पार्टी अलग हो गई है लेनिन और मार्टो की। इधर क्या हुआ, रसिया जापान वार स्टार्ट हो गया। जार निकोलस के अंडर में ये वार स्टार्ट हुआ 1904 और 5 में, जिसमें जापान जीत गया और रसिया हार गया। रसिया हारने की वजह से जार निकोलस की जो लोकप्रियता थी उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो गया। इस वार से रसिया को बड़ा नुकसान हुआ। प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स राइजेस, जिस जरूरत के सामान थे उनका सब राइस बढ़ा दिया गया। वर्कर्स डिमांडेड बेटर कंडीशन एंड राइट, उधर वर्कर पहले भी परेशान थे और ये वार होने की वजह से वो और भी परेशान होने लगे। तो उनका कहना था भैया कि हमारे बेटर कंडीशन दीजिए और कुछ अधिकार दीजिए। 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वेयर डिसमिस्ड एट द पॉल्टिव आयरन वर्कर्स। क्लियर? तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जो जार निकोलस का मोनार्की था, उसमें 4 जो बड़े बड़े वर्कर्स थे, वर्कर्स के जो लीडर थे, उन चारों वर्कर्स को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया उनके पोस्ट से। ओवर नेक्स्ट डे जब ये बात वर्कर्स जाने तो लगभग 1 लाख वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर जार निकोलस के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उनकी मांग थी भैया कि जो चारों लोगों को आपने डिसमिस किया उनको फिर से वो पद दीजिए, हमारे वर्किंग आवर को निर्धारित कीजिए, 8 घंटे से ज़्यादा हम वर्क नहीं कर सकते, हमारे वेजेस को इंक्रीज़ करिए। ये 1 लाख वर्कर्स डिमांड करने लगे सेंट पीटर्सबर्ग में जार निकोलस के खिलाफ। फर्दर गोफान लीडर Winter Palace attracted policies on workers, 100 workers killed, 300 injured, bloody Sunday। क्लियर? इसको जो ये वर्कर्स का जो ग्रुप था इसको लीड कर रहे थे एक इंसान थे गोफान जी। तो ये लीड कर रहे थे इस वर्कर्स के उस कमेटी को, जो ये विंटर पैलेस में ये हुआ था। विंटर पैलेस में ये स्ट्राइक कर रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग का एक जगह का नाम है विंटर पैलेस। जब ये बात जार निकोलस जाना तो जार निकोलस ने पुलिस से वहाँ अटैक करा दिया। 100 वर्कर्स मारे गए और 300 लगभग घायल हो गए। ये संडे के दिन हुआ है, इसलिए लोग इसे ब्लडी संडे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछता है ब्लडी संडे क्या है तो आप जानिए। स्टार्ट नोन एज 1905। तो यही स्टार्ट होता है रेवोल्यूशन रसिया का 1905 में। मतलब ये स्टार्टिंग है और धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। जार अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी। जार निकोलस इतने लोगों से लड़ भी नहीं सकता था। एक तो इतने लोग मारे गए तो वर्कर्स और फार्मर्स और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करने लगे। तो जार निकोलस ने क्या किया, उन्होंने कहा
कि ऐसा है, मैं एक मैनिफेस्टो जारी करता हूँ, आप लोग घबराइए मत, सबको अधिकार दिया जाएगा। और उस मैनिफेस्टो के तहत इसने एक पार्टी इस्टेब्लिश किया, एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं ड्यूमा। इसमें अधिकतम कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री के लोग थे। वर्कर्स यूनियन इलीगल, वर्कर्स का जो यूनियन था उनको इलीगल कर दिया। ड्यूमा कुछ दिन वर्क किया, फिर ड्यूमा खत्म हो गया, फिर दूसरा ड्यूमा गठन हुआ, वो भी खत्म हुआ, फिर तीसरा ड्यूमा गठन हुआ। और इस तीसरे ड्यूमा में जो है वो कंजर्वेटिव के ज़्यादा लोग हैं। कंजर्वेटिव आप देखें पिछले टर्म पे जो धीरे धीरे सुधार करना चाहते थे। क्लियर? तो 3 बार ड्यूमा फॉर्म हुआ है। पहली बार 75 दिन के लिए हुआ, दूसरी बार 3 महीने के लिए है, और तीसरा बार जो हुआ है वो लंबा चला है, यही रेवोल्यूशन करेगा। क्लियर? आइए स्टार्ट इन एक्चुअल रेवोल्यूशन। जो एक्चुअल रेवोल्यूशन देखते हैं वो देखते हैं 1914 में स्टार्ट हुआ। मतलब 3 ड्यूमा फॉर्म जरूर किया जार ने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और नहीं फ़ायदा होने की वजह से एक प्रकार का रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया, और वो रेवोल्यूशन हुआ है फरवरी में। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, आप जानते ही हैं। रसिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया है ब्रिटेन की तरफ से, और उसके लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए हैं, 80 लाख सिविलियंस डेड हुए हैं। 1917 तक इनका इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गया, फूड का शॉर्टेज हो गया, पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वर्कर्स सोल्जर्स बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने लगे पेट्रोग्राड में, क्योंकि ये भाई अच्छा खासा भोजन का चाहते थे, अच्छा खासा वो रिलैक्सेशन चाहते थे, अच्छा खासा फैसिलिटी चाहते थे, जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। सोल्जर्स भी मर रहे थे, वर्कर्स भी मर रहे थे, इसलिए सोल्जर्स और वर्कर्स ने एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया। 2 मार्च जार एब्डिकेट्स। 2 मार्च 1917 में क्या हुआ, जार को उसके पद से हटा दिया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर है कि रेवोल्यूशन बहुत तेज हो गया। रेवोल्यूशन फिर अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। जार को पद से हटा दिया गया, और क्या हुआ, ड्यूमा टुक पावर। ड्यूमा ने अब पावर ले लिया। ड्यूमा में कौन है, वो कंजर्वेटिव तीसरे वाले। फॉर्म प्रोविजनल, और उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किया, जिसको लीड कर रहे थे केरेंस्की जी। ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, बहुत बड़ा नाम था इनका, ये लीड कर रहे थे ड्यूमा को, और उन्होंने फॉर्म किया था एक गवर्नमेंट। क्लियर? नो इलेक्शन नो विड्रॉ, किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं किया जाएगा, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हम लोग को पैसा मिलना है वो लिया जाएगा, किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा। बोल्शेविक डिमांडेड इमीडिएट रिफॉर्म एंड विड्रॉ। जब ये बोल्शेविक जो पार्टी है लेनिन की, उनका कहना था भैया जल्दी से सुधार कीजिए केरेंस्की जी, आप सुधार बहुत लेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल्शेविक को बैन कर दिया और सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जिसमें लेनिन भी था। यहीं से कहा जाता है लेनिन का सितारा बुलंद हुआ है। विथ असिस्टेंस ऑफ आर्मी एंड रेड गार्ड्स, केरेंस्की ने क्या किया, एक रेड गार्ड की एक आर्मी बना लिया था, और उसी से पूरे बोल्शेविक को वो दबा रहा था। लेनिन जेल में चला गया। लेनिन रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल एंड प्ले मेजर रोल ब्लडलेस रेवोल्यूशन। फिर लेनिन जब जेल से छूटा तो वो फिर से लोग बोल्शेविक की पार्टी को इकट्ठा किया और एक प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। उसे कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि वो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। कहा जाता है इससे क्या हुआ, केरेंस्की की पार्टी खत्म हो गई, केरेंस्की की पार्टी को ख़त्म कर दिया, और लेनिन ने अपने यानी बोल्शेविक पार्टी का फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करवाया है। उससे गवर्नमेंट फॉर्म करवाया तो मैंने आपको बताया था लेनिन डिक्टेटरशिप बन चुका था, तानाशाह बन चुका था, इसलिए इसके खिलाफ भी एक प्रकार का रेवोल्यूशन हुआ। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रेड, लेनिन ने क्या किया था, जो अपनी बोल्शेविक पार्टी थी उसको एक नया नाम दिया था कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और डिक्टेटर बन चुका था, जैसा चाहा कानून वो लागू करता था। इसके खिलाफ 3 लोग खड़े हो गए। पहला तो रेड, इसकी खुद की पार्टी थी लेनिन की, ये तो कोई बात नहीं है, सपोर्ट कर रहा था। दूसरा ग्रीन था, जो सोशलिस्ट थे, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और वाइट जो जार के रिलेटेड थे, वो मोनार्की वाले थे, जो धीरे धीरे चाहते थे सुधार होना। ये दोनों इन रेड यानी लेनिन के खिलाफ हो गए। हेल्ड इलेक्शन बट नॉट मेजॉरिटी। फिर इसने लेनिन ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, आप लोग रेवोल्यूशन मत कीजिए। उसने इलेक्शन करवाया, लेकिन मेजॉरिटी में वो नहीं रहा। लेनिन डिसॉल्व असेंबली। तब जब लेनिन ने ये देखा कि मैं मेजॉरिटी में नहीं हूँ, तो उसने क्या किया, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। रसिया 1 पार्टी स्टेट, और उसने क्या किया, रसिया को 1 पार्टी स्टेट बना दिया, और अपनी पार्टी को एक तरह से डिक्टेटर बना दिया। ट्रेड यूनियन फॉर कंट्रोल, ट्रेड यूनियन पे उसने कंट्रोल कर लिया। सीक्रेट पुलिस बनाया, सभी वर्कर्स को अपने अंडर में लाया, गरीबों को अच्छी खासी भूमि दिया, यानी वर्कर्स और फार्मर्स को अपने फेवर में लाया। बाकी जो सोशलिस्ट थे और जो वाइट थे यानी जार रिलेटेड, उनको अपने सीक्रेट पुलिस से उसने मारना शुरू कर दिया, यानी उनके रेवोल्यूशन को दबाना शुरू कर दिया।
आगे बढ़ाते हैं। 1918-19 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, उस पर एक बात देखते हैं। 20 to 30 लाख कैजुअल्टी, लगभग 20 से 30 लाख रसियंस मारे गए। ग्रीन एंड वाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ रसियन एम्पायर, जो ग्रीन और वाइट थे इन्होंने धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाया और रसिया के बड़े एम्पायर्स को एक्वायर कर लिया। किसके हेल्प से? फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को, क्योंकि यहाँ सब मोनार्की थे तो ये किसी प्रकार का डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, रेड और ग्रीन और वाइट को सपोर्ट किया और उसके बल पे रसिया के तमाम स्टेट को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। वाइट हार्ड स्टेप ऑन वर्कर्स, बहुत, लेकिन इनका एक ही निगेटिव पॉइंट हो गया। ये वाइट वालों ने क्या किया, क्योंकि ये जार रिलेटेड थे तो इन्होंने वर्कर्स के लिए बड़ा हार्ड वर्क किया। जहाँ मतलब इनका राज शुरू हुआ जिन जिन जगहों पे, वहाँ पे इन्होंने वर्कर्स को बहुत पीटना शुरू किया और यही कारण है वर्कर्स ने फिर से लेनिन का सपोर्ट किया और लेनिन ने इन सब को ख़त्म कर दिया, यानी पूरे वाइट पूरे ग्रीन को ख़त्म कर दिया। और रसिया जिन जिन क्षेत्रों को इन वाइटों ने जीता था उन सब को मिला के इस लेनिन ने खड़ा किया यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक, दिसंबर 1922 में। क्लियर? इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया, 5 ईयर प्लान लेके आया और डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया रसिया का। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि यहीं लेनिन का डेथ भी हो जाएगा और लेनिन की जगह लेगा उसका ही एक और चेला और वो नाम है स्टालिन, चौथा नाम जो मैंने बताया था। कलेक्टिवाइजेशन बाई स्टालिन 1927-28 में ग्रेन्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। स्टालिन अभी लीड कर ही रहा था पार्टी को, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को, कि एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ा ग्रेन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक, लाइफ स्टॉक डेट, काफ़ी लोग मारे गए। 1929-30 में बहुत बड़ा फेमाइन आया है, 4 मिलियन डेथ हो चुका है यहाँ पे। और इन सब का कारण था इसका कलेक्टिवाइजेशन, क्योंकि जो स्टालिन था वो कलेक्टिवाइजेशन के तहत कुछ क्षेत्रों पर अपना ही अधिकार जमाना रखना चाहता था। कुछ फील्ड ऐसे थे जहां वो चाहता था केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकार हो और ना हो, तो इस प्रकार की बहुत बड़ी फेमाइन हुई। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? एंड ऑफ मोनार्की टू फॉर्म अ नेशन, मोनार्की पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और ये नेशन इस्टेब्लिश हो गया। कम्युनिज्म फाउंड इन पैरेलल से नेशनलिज्म एक्सेप्टेड, नेशनलिज्म को एक्सेप्ट किया गया, कम्युनिज्म भी पैरेलल उसको प्लेस दिया गया। यानी स्टालिन ने जो रसिया कभी जान निकोलस के अंडर में था उस रसिया को एक बार फिर से मेंटेन किया है इस स्टालिन ने। तो यही में आपका ये चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो रिवीजन क्लास था वो फिनिश होता है। आपने मोटे मोटे में देख लिया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप पहले वीडियो मेरा देखे भी होंगे, उस वीडियो से भी अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। आपका रिवीजन क्लास था इसलिए जल्दी मुझे ख़त्म करना था आपके इस चैप्टर को। आज आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपका रिवाइज करा दूँगा। ओके, थैंक यू।